तो ये इंटीजर के बारे में हो गया कि इंटीजर हमारा 3 टाइप का हो सकता है। एक जीरो, जिसको जीरो इंटीजर बोलेंगे, यानी कि जीरो पूर्णांक, शून्य पूर्णांक। इसके अलावा यहाँ 1 2 3 ऐसे ये आगे बढ़ते जाएगा, डॉट डॉट। ये धनात्मक पूर्णांक है, ये धनात्मक है, और जीरो के पहले जो रहेगा वो ऋणात्मक हो जाएगा, ये ऋणात्मक। ये सब का सब धनात्मक, ऐसे लिखा जाता है। अब है कि इवन नंबर्स क्या होता है, इवन यानी कि सम संख्या। तो सम संख्या के बारे में बताया जाता है कि वो सारी संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाज्य है, एग्जैक्टली डिविजिबल बाई 2, 2 से पूर्ण रूपेण अगर विभाजित है तब वो सम होगा, नहीं है तो फिर विषम हो जाएगा, ऑड हो जाएगा। तो इवन ऑड का यही कंसेप्ट है कि जिसमें 2 से पूरा पूरा भाग लग जाए, मतलब अगर 2 से डिवाइड करे तो उसका रिमाइंडर 0 हो जाना चाहिए, और जो कोसेंट आएगा, भागफल आएगा, वो कोई ना कोई होल नंबर आना चाहिए, पूर्ण संख्या आना चाहिए। पूर्णतः विभाजित होने का मतलब क्या होता है? जैसे मानिए कि आप 25 में भाग कर रहे हैं 5 से, तो ये 5 बार में 25 आया और ये 0 हो गया, तो नीचे शेष शून्य हो जाए और यहाँ पे कोई होल नंबर आए। ये नहीं कि 25 को भाग कर दिए 2 से तो ये खत्म हो गया, 2 बार, एक बार में 2, फिर 5 आया, फिर 2 बार आपने दिया, 4 घट गया, फिर यहाँ दशमलव दे रहे हैं, 10 हो गया, और फिर 5 बार में आपने क्या किया, घटा दिया, तो रिमाइंडर तो अभी भी 0 आएगा, शेषफल अभी भी 0 हो जाएगा। यहाँ पे दशमलव में आ जाएगा, तो दशमलव में आने को हम लोग पूर्णतः विभाजित नहीं बोलते हैं, यानी कि पूरा पूरा नंबर जब यहाँ पे रहेगा तभी वो पूर्णतः विभाजित है। तो अगर 2 से कोई संख्या अगर इस तरह से विभाजित हो जाए कि वहां उसका जो भागफल आवे, यानी कि कोसेंट आवे, वो दशमलव में नहीं आना चाहिए, एग्जैक्ट नंबर आना चाहिए, पूर्ण नंबर आना चाहिए, और नीचे 0 हो जाए, तो ऐसी संख्या को सम बोलते हैं। सम संख्या का पहचान क्या है? तो सम संख्या का पहचान यही है कि उसमें 2 से भाग लग जाएगा, और सबसे बड़ी पहचान है कि उसका जो इकाई का स्थान होता है उसकी जगह पे 0 2 4 6 8 इनमें से कोई एक नंबर रहेगा। ये इवन नंबर का पहचान है, यानी इकाई का अंक 0 2 4 6 8 हो सकता है। ऑड नंबर का क्या पहचान है? इकाई का नंबर 1 3 5 7 और 9, इन पांचों में से कोई एक हो सकता है, ठीक है। और जब भाग देंगे तो वो 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं होगा, वहां पे शेष आपका बच जाएगा। प्राइम नंबर की बात करें तो ये जो प्राइम नंबर होता है, अब इवन नंबर शुरू कहां से होगा? तो ये आपका इवन नंबर शुरू हो जाएगा 2 से, 2 4 6 8, ये इवन नंबर है। हाँ, यहाँ पे एक और कंफ्यूजन होता है कि 0 को इवन नंबर माने या नहीं माने, ठीक है, 0 इवन नंबर है कि नहीं। तो 0 को आप सम पूर्ण संख्या बोल सकते हैं, सम पूर्ण संख्या, यानी कि पूर्ण में भी वो सम संख्या है, या सम पूर्णांक बोल सकते हैं। सम पूर्णांक, तो सम पूर्णांक मतलब कि ऐसा पूर्णांक जो सम संख्या वाला प्रॉपर्टी रखा है, मतलब 2 से विभाजित है। अगर केवल कहा जाए कि सम संख्या, तो जनरली 2 से ही शुरू होगा, यानी कि प्राकृत संख्या में ही हम 2 टाइप बताते हैं, सम संख्या और विषम संख्या, ऐसे समझ लीजिए। सम और विषम का जो कंसेप्ट है वो प्राकृत संख्या के लिए है। इसके बाद अगर कोई आदमी कहेगा तो वहां पे स्पेसिफाई करना पड़ेगा, बताना पड़ेगा। जैसे मान लो मैं कहूंगा सम संख्या, तो मतलब है कि वो सम प्राकृत संख्या है। अगर मैं कहूं कि सम पूर्णांक, तब वो पूर्णांक में आएगा, तो पहले वाला भी रहेगा, माइनस वाले से आपका -2 है, ये भी आपका पूर्णांक ही है और सम भी है, सम पूर्णांक है, ठीक है, मतलब 2 से कटने वाला पूर्णांक है, पूरा पूरा कटेगा। तो इस तरह से भी बात हम लोग करते हैं। वैसे ही प्राइम और जो कंपोजिट का कंसेप्ट है, प्राइम का मतलब होता है यहाँ पे अभाज्य संख्या, क्या बोलेंगे इसको? अभाज्य, अभाज्य संख्या, या कहीं कहीं रूढ़ संख्या लिखा रहता है, रूढ़,
हम लोग जब पढ़ते थे तो उस समय कहीं कहीं टीचर लोग बताते थे रूढ़ संख्या, रूढ़ मतलब एकदम कठोर टाइप का। और ये जो कंपोजिट है, इसको, इस कंपोजिट को हम लोग बोलते हैं भाज्य संख्या। भाज्य माने जो विभाजित हो जाए। अब ये भाज्य और अभाज्य के लिए क्या कंसेप्ट है, तो अभाज्य संख्या वैसी संख्या को बोलते हैं जो एक से बड़ी हो, यानी कि भाज्य अभाज्य दोनों के लिए पहला शर्त क्या है कि वो ग्रेटर देन 1 होना चाहिए, यानी कि एक से बड़ा। अब एक से बड़ा ले लेना है। अब देखना है कि उस संख्या में खुद के अलावा, यानी एक या खुद के अलावा किसी अन्य संख्या से विभाजित ना हो। अभाज्य संख्या का मतलब क्या है कि वैसी संख्या जो एक या खुद के अलावा, यानी कि एक और स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या से विभाजित ना हो। ये मोटा मोटी बात है। भाज्य संख्या में क्या होगा, जो एक और खुद के अलावा किसी अन्य संख्या से भी विभाजित हो जाए। क्योंकि कोई भी संख्या एक से और खुद से विभाजित तो होगी ही होगी, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। अब खुद और एक को छोड़ करके बाकी की जो संख्याएं हैं उनमें से किसी एक से या एक से ज्यादा से अगर विभाजित हो गया तो भाज्य है, और नहीं हुआ तो अभाज्य है। जैसे अभाज्य संख्या का शुरुआत कहां से होगा, तो एक तो लेना नहीं है, 2 से शुरू होगा। क्योंकि 2 में एक के अलावा 2 से भाग लगता है, यानी खुद से लगता है। एक और खुद 2 ही इससे भाग लगेगा, 2 के अलावा किसी से नहीं लगेगा। तो इसका जो भाजक है वो 1 हो सकता है या 2 हो सकता है, अन्य कोई भाजक नहीं है। 3 की बात करें तो 3 के साथ भी वही हाल है, 1 या 3 होगा। 5 की बात करें तो इसका भी वही हाल है, 7, 11, 13, फिर 17, 19, 23। ये जितने भी संख्याएं मैं लिख रहा हूं, ये सब की सब संख्या का केवल 2 ही भाजक है, यानी इसका केवल 2 ही, एक तरह से कहें तो फैक्टर है, यानी कि भाजक है जिससे भाग लग सकता है, यानी गुणनखंड है। तो जिन संख्याओं का केवल 2 ही भाजक होता है, ऐसे भी कह सकते हैं, केवल 2 भाजक होता है, 2 डिवाइजर होता है, 2 फैक्टर होता है, उसी संख्या को कहा जाता है अभाज्य संख्या। यानी कि वो 2 भाजक कौन होगा, 1 होगा और वो संख्या खुद होगा, ऐसे भी कह सकते हैं। यानी कि अभाज्य संख्या को समझने के लिए ऐसे समझिए कि वैसी संख्या जो एक और स्वयं के अलावा किसी अन्य से विभाजित ना हो, या फिर जिसका केवल 2 ही भाजक होता है, यानी 2 ही नंबर से उसमें भाग लगेगा। कौन कौन नंबर होगा, 1 होगा और स्वयं होगा, तो भाज्य हो गया, सॉरी अभाज्य हो गया। और अगर ऐसा नहीं है तब क्या होगा, कंपोजिट होगा, यानी कि भाज्य संख्या हो जाएगा। तो भाज्य में सबसे पहले कौन मिलेगा, तो सबसे पहला भाज्य आपको मिलेगा 4, उसके बाद 6 मिलेगा, 7 नहीं, फिर 8 मिलेगा, 9 मिलेगा, 10 मिलेगा, 11 नहीं है, 12 मिलेगा, 13 नहीं, 14 भी हो जाएगा, 15 भी होगा, इस तरह से। तो एक चीज आपने देखा कि यहाँ पे 2 के अलावा बाकी सब संख्या क्या मिल रहा था, यहाँ पे विषम मिल रहा था। यानी कि जो प्राइम नंबर्स होता है, अभाज्य संख्या होता है, उसमें 2 के अलावा बाकी सब का सब विषम होगा। लेकिन जो कंपोजिट नंबर होगा उसमें सम विषम कुछ भी हो सकता है। मतलब यहां पे आप ये नहीं कह सकते हैं कि सम है तो ये होगा, विषम है तो वो होगा, नहीं। यहां फैक्टर मायने रखता है, भाजक मायने रखता है, यहां सम विषम से मतलब नहीं है। ठीक है, तो आपने प्राइम और, हाँ इसमें क्या पूछा जाता है, जैसे 1 से लेकर के 50 तक कितना प्राइम नंबर है, या प्रथम 5 प्राइम नंबर का, यानी कि अभाज्य संख्याओं का योग बताइए या उसका औसत बताइए। तो इसलिए आपको प्राइम नंबर का लिस्ट याद रखना है, कहां तक, लगभग 100 तक। जैसे मैं यहां पे बता रहा हूं, तो 100 तक कितना प्राइम नंबर हो सकता है, या 50 तक कितना हो सकता है। जैसे हम लोग 50 वाला चेक करते हैं, 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19,
20, 21, 22, 23 हो जाएगा, 24, 25, 26, 27, 28, 29 हो जाएगा, फिर 30 नहीं 31 हो जाएगा, फिर उसके बाद सॉरी 32 तो होगा नहीं, 33 नहीं होगा, 34 नहीं होगा, 35 नहीं, 36 नहीं, 37 हो जाएगा, 38 नहीं, 39 नहीं, 40 नहीं, 41 हो जाएगा, 42 नहीं होगा, 43 हो जाएगा, फिर 44 नहीं, 45 नहीं, 46 नहीं, 47 हो जाएगा, इसमें भाग नहीं लगता है, 48 नहीं होगा, 49 नहीं होगा, 50 नहीं होगा। तो 50 तक हमें कितना संख्या मिला? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, मतलब कि 50 तक 15 संख्या मिलता है। कितना मिलता है? 15। और 100 तक कितना मिलेगा? 100 तक मिलेगा 25। 15 यानी 10 और मिलने वाला है। देख लीजिए 10 और मिलता है कि नहीं। 47 के बाद 48, 49, 50 नहीं, 51 भी नहीं, 52 भी नहीं, 53 में नहीं लगेगा, 53 हो जाएगा, 54 नहीं, 55 भी नहीं, 56 नहीं, 57 भी नहीं, 58 भी नहीं, 59 में किसी से भाग नहीं लगता है, 60 नहीं, 61 हो जाएगा, 62 नहीं होगा, 63 नहीं होगा, 64 नहीं, 65 नहीं, 66 नहीं, 67 हो जाएगा, 68 नहीं होगा, 69 भी नहीं होगा, 70 भी नहीं, 71 हो जाएगा, फिर 72 नहीं होगा, 73 में भी भाग नहीं लगता है, 74 नहीं, 75 नहीं, 76 भी नहीं, 77 भी नहीं, 78 भी नहीं, 79 भी हो, हाँ 79 हो जाएगा, इसमें भाग नहीं लगता है, 80 नहीं, 81 नहीं, 82 भी नहीं, 83 हो जाएगा, 84, 85, 86, 87 में 3 से लगता है, 8 7 15 होता है, 88, 89 में नहीं लगता है, 89 हो सकता है, 90, 91, 92 नहीं, 93 नहीं, 94 नहीं, 95 नहीं, 96 नहीं, 97 हुआ कि नहीं? 97 किसी के टेबल में आता है? नहीं आता है। इसके अलावा और 98, 99, 100 तो कटने वाला ही है। तो आपको 10 मिल गया। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 मिल गया। तो 10 आपको मिल गया 50 और 100 तक, यानी 50 और 100 के बीच में, और 1 से लेके 50 तक आपको इधर से 15 मिल गया। टोटल कितना हो गया? 25 हो गया ना। अब ये 25 आप याद कर लें, 1 से 50 तक 15, और फिर यहाँ 50 से लेकर के 100 तक 10, टोटल कितना हो गया? 25। तो 1 से लेकर 100 तक कुल कितनी अभाज्य संख्याएं हैं? 25। याद रहेगा। अब यहां पे एक टर्म आता है परफेक्ट नंबर। क्या आता है? परफेक्ट नंबर, मतलब कि कह सकते हैं इसको संपूर्ण संख्या। क्या बोलेंगे? संपूर्ण संख्या। ये संपूर्ण संख्या क्या होती है? तो संपूर्ण संख्या उस संख्या को बोलते हैं जिसका जितना भी संभव मतलब गुणनखंड है, पॉसिबल जो गुणनखंड हो सकता है, जैसे 6 का कह सकते हैं अभाज्य गुणनखंड 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा और 6 होगा, ऐसे। तो जिस संख्या का, ये मैं संपूर्ण के बारे में बता रहा हूं, जिस संख्या का खुद को छोड़ करके, ये जो खुद 6 है इसको छोड़ दीजिए, खुद को छोड़ दीजिए, अब बाकी जो अभाज्य गुणनखंड होगा उसको जोड़ने पर अगर इसके बराबर आ जाता है, जैसे 1 जोड़ 2 जोड़ 3, तो जोड़ने पर कितना हो गया? यानी इसका जितना भी गुणनखंड है अगर उनको जोड़ने पर उस संख्या के बराबर अगर आ गया तब कहा जाता है, अभाज्य नहीं केवल गुणनखंड, तब कहा जाता है संपूर्ण संख्या। देख लो इसमें 1 जोड़ 2 जोड़ 3 करेंगे 6 आ जाएगा, ये संपूर्ण संख्या है। ऐसे ही और भी संख्या हो सकता है, यानी उसके गुणनखंडों को अगर जोड़ा जाए आपस में, उस संख्या को खुद को, देखो हर एक संख्या जो है खुद अपने आप का भी गुणनखंड है, तो उसको केवल छोड़ दो, उससे छोटे सभी गुणनखंडों को 1 से लेकर के जहां तक संभव हो अगर आपस में जोड़े, अगर उसी संख्या के बराबर हो जाए तब उसे कहा जाता है संपूर्ण संख्या, यानी कि परफेक्ट नंबर। याद रहेगा परफेक्ट नंबर। अब यहां पे अगला है को प्राइम या रिलेटिव प्राइम्स। को प्राइम्स या रिलेटिव प्राइम्स,
तो को प्राइम या रिलेटिव प्राइम्स वो होता है, वैसी संख्याओं को कहा जाता है पेयर में रहेगा जिनका HCF यानी कि मौसौ एक हो जाए। जैसे आपका 4 और 9, तो 4 और 9 का HCF निकालिएगा तो एक होगा, मतलब जिसका कॉमन फैक्टर केवल एक हो उसी को कहा जाता है को प्राइम या रिलेटिव प्राइम। अगला यहाँ पे है आपका ट्विन प्राइम, मतलब जुड़वा अभाज्य। ट्विन माने क्या होता है? जुड़वा। जिन बच्चों का, दो बच्चों का जन्म एक ही साथ होता है, दो माने कि दो भाई एक ही साथ जन्म लिए आगे पीछे, तो उनको कहा जाता है जुड़वा भाई। तो वैसे यहाँ पे जुड़वा प्राइम का क्या मतलब है? ट्विन प्राइम। तो यहाँ पे दो प्राइम संख्या का लिस्ट लिखा हुआ है, इनमें से उन संख्याओं को जुड़वा अभाज्य कहा जाएगा जिनके बीच में 2 का गैपिंग है। जैसे 3 5, फिर यहां पे 5 7 और 11 13, फिर 17 19 और 29 और 31। इसमें भी देख लीजिए ध्यान से 2 का अंतर है। और भी है 41 43, फिर यहां 59 और 61, 71 73। और कौन सा होगा? और तो नहीं है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 पेयर मिल गया जुड़वा अभाज्य का। अब 2 3 नहीं होगा, ये लगातार है, हमें एक गैप करके चाहिए। 3 के बाद गैप हो गया 5, मतलब 3 से 2 बढ़ाए तो 5 हो गया, 5 से बढ़ाए तो 7 हो गया, 11 से बढ़ाए तो 13 हो गया। तो इसमें दोनों का दोनों अभाज्य संख्या रहेगा, प्राइम रहेगा, लेकिन 2 का अंतर रहेगा, उसी को कहा जाएगा ट्विन प्राइम। लेकिन यहाँ पे जो को प्राइम है ऊपर, यहाँ पे दोनों का दोनों प्राइम हो ये कोई जरूरी नहीं है। जैसे यहाँ पे 4 9 लिए, दोनों में से कोई प्राइम नहीं है, फिर भी इनको हम को प्राइम बोल रहे हैं, ठीक है, या रिलेटिव प्राइम बोल रहे हैं, क्योंकि इनमें कॉमन फैक्टर केवल एक है, दूसरा कुछ नहीं है। अगला आपका नंबर है रैशनल और इरेशनल नंबर, यानी कि परिमेय और अपरिमेय संख्या, और इन दोनों के परिवार से बनता है वास्तविक संख्या, जिसको बोलते हैं रियल नंबर। यानी कि रियल नंबर में ये सारे के सारे नंबर्स आपके आ जाएंगे। रियल नंबर यानी कि जो वास्तविक संख्या होती है, वास्तविक, इसमें 2 वैरायटी है। कौन कौन सा वैरायटी है? पहला है आपका परिमेय संख्या, जिसको हम लोग रैशनल बोलते हैं, रैशनल। दूसरा हो गया इसी का मतलब जो परिमेय नहीं है वो अपरिमेय होता है, हम लिख सकते हैं अपरिमेय, यानी कि जो परिमेय नहीं है उसको बोलते हैं अपरिमेय संख्या, रैशनल। इसका उल्टा हो गया इररेशनल, इर लगा देंगे और रैशनल हमारा पहले से है, ठीक है, एर लगा दिया पे रैशनल हो गया। तो परिमेय संख्या का क्या परिभाषा है? वैसी संख्या जिसे P/Q के रूप में इस फॉर्म में लिखा जा सकता है या है। यहां PQ क्या होना चाहिए? तो ये पूर्णांक होना चाहिए, यानी कि इंटीजर होना चाहिए, और ये जो नीचे का जो नंबर है Q, ये 0 नहीं होना चाहिए, बस इतनी सी शर्त है। जैसे 3/4 लिख सकते हैं, इसको हम लोग हिंदी में बटा पढ़ते हैं, अंग्रेजी में इसको बाई पढ़ते हैं, डिवाइडेड बाई या बाई। इसको पढ़ेगा 3/4 या 3/4, या इसको ऐसे ही पढ़ा जाता है 3/4, मतलब 4 के ऊपर 3, 3/4, माने 4 के अपॉन में 3 है, ऊपर में 3 है। हिंदी में हम लोग पढ़ते हैं 3/4, या ऐसे हम लोग पढ़ लेते हैं 3/4 या 3/4। ये डिवाइडेड बाई से ही फ्रैक्शन बनता है या इस तरह का संख्या बनता है। तो वैसी संख्या जिसको P/Q के फॉर्म में लिखा जा सकता है या लिखा हुआ है, जहां ऊपर वाला नंबर, नीचे वाला नंबर जो लिखा गया है वो पूर्णांक होना चाहिए, यानी प्लस माइनस में कुछ भी हो जाएगा, लेकिन नीचे वाले को 0 बचा देना है, 0 नहीं रखना है, इतनी सी शर्त है।
मतलब क्यू जीरो, मतलब नीचे का नंबर जीरो नहीं हो, डिवाइजर जीरो नहीं होना चाहिए, इतना ध्यान रखिए। वो सब क्या है, रैशनल नंबर है। जैसे मान लीजिए कोई कहे कि 5, तो 5 को आप 5/1 तो लिख ही सकते हैं, 1 से भाग करेंगे तो क्या मिलेगा, 5 है ना मिलेगा। तो कहने के लिए 5 क्या है, ये 5 आपका प्राकृत संख्या है या पूर्ण संख्या है या पूर्णांक है, लेकिन हम 5 को 5/1 लिख सकते हैं, दोनों एक ही बात है। तो ये भी क्या हो गया, ये भी परिमेय संख्या हो गया। यानी कि परिमेय संख्या p/q के रूप में होगा, यानी एक पूर्णांक और डिवाइडेड बाई दूसरा पूर्णांक होगा, लेकिन वो भी हो जाएगा जो वैसा लिखा जा सकता है, ठीक है, तो उसको आ जाएगा परिमेय। और जो ऐसा नहीं लिखा जा सकता है कभी भी, उसी को कहा जाता है अपरिमेय। जैसे √2, 2 का वर्गमूल। अब 2 का वर्गमूल निकालिएगा तो दशमलव के बाद कभी इसका अंत नहीं मिलेगा। आप इसको इस तरह से p/q नहीं लिख सकते हैं, कहेगा नहीं सर हम तो लिख देंगे, हम तो लिख देंगे इसको √2/1। अब p/q के रूप में तो आ गया, तो p/q के रूप में तो आ गया, एक संख्या में दूसरे संख्या से भाग दे रहे हैं। लेकिन यहां जो शर्त बताया गया था कि p/q में शर्त के अनुसार p और q क्या क्या होना चाहिए, तो p होना चाहिए पूर्णांक, q भी होना चाहिए पूर्णांक। तो अब बताइए क्या पूर्णांक में आपने √2 पढ़ा है, √2 पूर्णांक नहीं ना है, इसलिए नहीं शर्त को पूरा कर रहा है। खाली ऊपर नीचे हो जाने से थोड़े हो जाएगा, ऊपर हो लेकिन वो पूर्णांक होना चाहिए। पूर्णांक में क्या था, सब का सब माइनस वाला था, -1 -2 ये सब, या 1 2 3 ऐसे था, या 0 था। तो इन्हीं में से कोई ना कोई ऊपर रहना चाहिए। ये तो एक ऊपर से एक टोपी लगा लिया है ना, रूट लगा लिया है, ये नहीं होगा। हाँ अगर ऐसा रहता √4 रहता ऐसे, तब कहते कि हाँ ये परिमेय संख्या है। क्यों, क्योंकि √4 को हम केवल 2 लिख सकते हैं, 2/1। अब तो हो ही गया, यानी कि जो रूट से बाहर निकल सकता है या अन्य इस तरह का जो भी रूट वाला नंबर है, जिसको हम लोग सर्ड बोलते हैं, कर्णी, इसको कर्णी या सर्ड बोला जाता है। जैसे इस तरह से 3 वाला हो सकता है या 4 वाला ऐसे हो सकता है, चौथा ऑर्डर का हो सकता है। अब यहाँ पे 4 है तो यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा, यहाँ पे 32 होना पड़ेगा, तब जाके ये परिमेय संख्या बनेगा। अगर 3 है तो यहाँ पे 8 होना पड़ेगा, सॉरी 16, उल्टा कर दिया ना, यहाँ पे 32 यहाँ पे क्या होना चाहिए, 16 होना चाहिए, तब ये 4 में सेट करेगा। ये 16 होगा 16, तब होगा 32 के लिए 5 चाहिए, यहाँ पे कितना चाहिए 5। ये 5th रूट ऑफ 32 अगर होगा तब ये 2 का पावर 5 होता है, तब ये बाहर निकल सकता है। तो जो रूट में रहेगा या किसी सरणी में, करनी में या किसी सर्ड में, अगर इन सब में अगर रहेगा तभी कहा जाएगा कि वो परिमेय है, अदरवाइज वो अपरिमेय हो जाएगा। एक और फेमस अपरिमेय संख्या होता है पाई, जिसका आप इस्तेमाल करते हैं मेंसुरेशन में, क्षेत्रमिति में या अन्य ज्योमेट्री में यूज होता है। पाई का लगभग वैल्यू माना जाता है 22/7 अप्रॉक्स वैल्यू, या 3.14। लगभग वैल्यू वो नहीं है, इक्वल नहीं है, ये पाई बराबर नहीं है बल्कि लगभग में बराबर है, इसके आसपास है। पाई होता क्या है, तो किसी वृत्त में, सर्किल में उनका जो व्यास होता है डायमीटर, और ये परिधि होती है सरकमफियरेंस, इन्हीं दोनों के रेशियो को बोलते हैं, यानी कि सी, यानी कि परिधि, ये जो टेढ़ा वाला जो लाइन है, इसकी लंबाई और डिवाइडेड बाई, उसमें भाग करेंगे इसके व्यास से, यानी कि डायमीटर से, और वो जो रेशियो आता है, अनुपात मिलता है, उसी को पाई कहा जाता है, और वो लगभग इसके बराबर होता है। तो उसको भी हम लोग इसी में रखते हैं, अपरिमेय संख्या में रखते हैं। आप हायर क्लास में पढ़े होंगे, या जो लोग नहीं पढ़े हैं वो लोग पढ़ेंगे। एक और संख्या यूज होता है ई, जिसको बोलते हैं एक्सपोनेंशियल नंबर, लॉगरिथम में आपको पढ़ाया जाएगा। तो ई का वैल्यू जैसे पाई का लगभग वैल्यू 3.14 होता है, वैसे ही ई का लगभग वैल्यू 2.71 होता है, लगभग वैल्यू होता है। इसके आगे और भी होगा, हम 2 ही प्लेस तक लिख रहे हैं।
तो ये ई है जो कि आपका एक्सपोनेंशियल नंबर है ये, या आपका पाई है, या रूट के अंदर ऐसी कोई संख्या है जो रूट से बाहर नहीं निकल सकता है, स्क्वायर रूट उसका संभव नहीं है, या किसी भी तरह का रूट उसका संभव नहीं है, तो उन सारे संख्याओं को बोलते हैं अपरिमेय संख्या, क्योंकि उन्हें हम कभी भी परिमेय संख्या की तरह नहीं लिख सकते। ठीक है। अब दूसरी बात यहाँ पे क्या समझनी है कि परिमेय संख्या कई बार दशमलव के रूप में लिखा रहता है, यानी कि जो परिमेय संख्या है p/q, इसको हम दशमलव रूप में लिख सकते हैं। तो ये जो दशमलव रूप है डेसिमल के रूप में, जैसे माने कि आपका 3/5 है, तो आप इसको कितना लिख सकते हैं, 0.6 लिख सकते हैं, 0.6, या इसका उल्टा ले लेते हैं, या ऐसे लेते हैं 1/3, ये आपका आ जाएगा 0.3333, ये कभी खत्म ही नहीं होगा, ये बदलते जाएगा। तो हमारे पास परिमेय संख्या दो तरह का मिलता है, एक वो मिलता है जिसका दशमलव रूप खत्म हो गया हो, यानी कि टर्मिनेट कर गया हो, ये शांत दशमलव कहलाता है, और दूसरा होता है अशांत लेकिन ये पुनरावृत्ति वाला होता है, इसको हम लोग ऐसे इसके ऊपर एक लाइनिंग या ऐसे डॉट दे देते हैं ऐसे। तो डॉट दिया जाने वाला या लाइनिंग खींचा जाने वाला या पूर्णतः विभाजित जो हो गया हो, टर्मिनेट कर गया हो, इन संख्याओं को हम लोग बोलते हैं परिमेय संख्या। परिमेय संख्या के दशमलव रूप है। लेकिन जो अपरिमेय संख्या जो होती है उसका जो दशमलव रूप होता है वो हर बार बदलते जाएगा। इस माने इसका अगर हम देखें तो ये 1.414 आया, इसके बाद और फिर बदलते जाएगा, अलग अलग आते जाएगा, हर बार अलग अलग आएगा, मतलब ये कभी कटेगा भी नहीं और एक पैटर्न पे भी नहीं आएगा। मतलब ना तो ये पुनरावृत्ति इसकी होगी, ना ये दोहराया जाएगा, ना तो ये अवृत्त वाला मिलेगा और ना ही कभी खत्म होगा, यानी ये नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग होता है, यानी कि अशांत होगा और अपुनरावृत्ति वाला होगा। इसमें क्या होगा, अशांत होगा लेकिन पुनरावृत्ति वाला होगा या फिर शांत होगा। तो दशमलव के आधार पर भी आप परिमेय और अपरिमेय को एक तरह से डिफरेंशिएट कर सकते हैं, उल्टा उसका मतलब उसमें अंतर आप समझ सकते हैं। तो ये जो दो वैरायटी बताया गया, परिमेय अपरिमेय, इन दोनों को सम्मिलित रूप से हम लोग वास्तविक संख्या बोलेंगे, यानी कि रियल नंबर बोलेंगे। अब रियल नंबर की सबसे बड़ी खासियत क्या होती है कि रियल नंबर का अगर आप स्क्वायर कीजिएगा तो कभी भी ऋणात्मक नहीं आएगा, माइनस में नहीं आएगा। जैसे -2 का स्क्वायर कीजिएगा तब भी प्लस में ही आंसर आएगा, या 2 का स्क्वायर कीजिएगा तभी भी प्लस में ही आंसर आएगा, 4 ही आएगा। यानी कि कभी भी वर्ग करने पर रियल नंबर नेगेटिव नहीं होगा, इसलिए रूट के अंदर में नेगेटिव नंबर नहीं लेना है। अगर रूट के अंदर अगर आप -4 लीजिएगा और उसका स्क्वायर कीजिए तो क्या हो जाएगा, -4 ना हो जाएगा। तो ये कैसे संभव है? किसी भी संख्या का वर्ग जो होता है वो धनात्मक होता है, किसमें, रियल नंबर में। और यहाँ पे ऐसा संख्या हम ले लिए कि इसका वर्ग करने पर माइनस में आ जा रहा है, तो फिर रूट अंडर माइनस वाले संख्या को हम लोग रियल नंबर में इसमें नहीं रखते हैं, उसके लिए फिर अलग टर्म इस्तेमाल होता है, उसको बोलते हैं काल्पनिक संख्या या इमेजिनरी संख्या, इमेजिनरी नंबर। तो वो हम लोगों को नहीं पढ़ना है, वो अपर क्लास का चीज है। तो इस तरह से संख्या का ये सब अलग अलग टाइप हो गया, इसका अपना रूप है। अब इन संख्याओं में आपस में आपको ऐड सब्ट्रैक्ट ये सब काम करते रहना पड़ेगा, आपसे सवाल भी पूछा जाएगा। ठीक है, आगे की बात करें तो यहां पे कुछ और चीज आपको बताना है। जैसे एक आपको बताना है डिविजिबिलिटी, यानी कि किसी संख्या में 2 से 3 से 4 से 5 भी बताएंगे, 5 वाला इसमें छूट गया है, 5 से 6 से भी हो सकता है, 7 का भी बताया जाता है, बट ये हमारा मेन है 2 3 4 5 8 9 10 11, ये सब मेन है। इतना ध्यान में रखेंगे तो सवाल को बनाना आसान हो जाएगा। कई बार डायरेक्ट इससे सवाल भी पूछ लिया जाता है कि कौन कौन सा संख्या 2 से विभाज्य है,
या 5 से विभाज्य है या 10 से है, ये समझ लीजिए। तो नियम क्या है विभाज्यता का नियम, कैसे आप पहचानेंगे? तो 2 के लिए, 5 के लिए और 10 के लिए एक कॉमन फॉर्मूला है, फिर 3 के लिए और 9 के लिए कॉमन फॉर्मूला है, ठीक है। 4 के लिए अलग है, 8 के लिए अलग है और 11 के लिए अलग है। ये इतना कैटेगरी में आप इसको बांट सकते हैं। 2, 5, 10 का क्या तरीका है कि अंतिम जो अंक होगा, अंतिम अंक का मतलब इकाई अंक, अंतिम अंक का मतलब इकाई अंक, इधर से अंतिम नहीं, दाहिने साइड से, यानी कि कोई संख्या मान लिखते हैं, जैसे मान लिया आप लिख रहे हैं 495, तो इसका अंतिम अंक क्या है? 95 का 5 है ना। आप लिखिएगा संख्या 495, तो कैसे लिखिएगा? इधर से लिखिएगा 5, 9 और 4, ऐसे नहीं लिखते हैं। मान लो आपसे कहा जाएगा लिखो जरा 495, तो कैसे लिखिएगा? 495, तो अंतिम में 5 है ना लिखिएगा, लास्ट में क्या लिखिएगा? 5, क्योंकि हम लोग इधर बाएं से दाएं साइड की तरफ लिखते हैं, तो अंत में क्या पड़ेगा? जो बाद में मिलेगा वही अंत है, तो ये 5 है, लेकिन स्थान के हिसाब से पहला स्थान है, इकाई का स्थान। इसलिए कहा जाता है किसी संख्या का लास्ट डिजिट या उसका यूनिट डिजिट, इकाई अंक का मतलब हो गया अंतिम, अंतिम अंक। क्या हो गया? ये अंतिम अंक हो गया। अंग्रेजी की बात करें तो ये लास्ट डिजिट है या यूनिट डिजिट है। तो अगर यूनिट डिजिट 2 से कटने वाला है, 5 से कटने वाला है, 10 से कटने वाला है, तब समझ जाओ कि वो संख्या भी 2 से, 5 से, 10 से कट जाएगा। ठीक है सर, ये कौन सा तरीका बता दिए? तो देख लो एग्जांपल। जैसे मान लिखा हुआ है 4, 3, यहाँ पे 6 लिखा हुआ है, सपोज करो, तो अंतिम अंक क्या है? 6 है। तो 6 2 से कटने वाला है जी, कटने वाला है, तो चलो ये 2 से विभाजित हो जाएगा। 5 से कटने वाला है नहीं, 10 से कटने वाला है नहीं, तो नहीं हो गया। अब चलो मान लिखा हुआ है 435, अब ये अंतिम अंक जो है 2 से कटने वाला है तो नहीं, 2 वाला नहीं होगा। 5 से कटने वाला है तो हाँ, तो 5 से कटेगा। 10 से कटने वाला है तो नहीं, तो नहीं कटेगा। कहो सर 10 से कैसे कटेगा? मानो यहाँ लिखा हुआ है 430, अब बताओ अंतिम अंक 10 से कटेगा, 10 से तो कटने वाला केवल एक 0 ही है, बाकी दूसरा कोई अंक नहीं है। तो यानी कि अंतिम में अगर 0 रहेगा तो 10 से कटेगा, ये 5 से भी कट जाएगा, क्योंकि 0 में जो है 5 से ही भाग लग जाता है, 2 से भी लग जाता है। यानी कि 0 में तो सभी संख्याओं से भाग लगता है, तो ये 0 2 पर भी शामिल हो जाएगा, 5 पर भी शामिल हो जाएगा, 10 पर भी शामिल है। लेकिन 2 के लिए और भी अंक आ सकता है, जैसे 2 आ सकता है, 4 आ सकता है, 6 आ सकता है, 8 आ सकता है। 2 के लिए 0, 2, 4, 6, 8 आ सकता है। 5 के लिए 0 भी आ सकता है, 5 भी आ सकता है। 10 के लिए जब आएगा तो 0 ही आएगा। मतलब कहने का सेंस ये है कि अंतिम अंक में अगर भाग लग जा रहा है 2 से या 5 से या 10 से, तो वो कटेगा। अगर 10 से भाग लग जा रहा है तो 2 से भी कट जाएगा, 5 से भी कट जाएगा। इसमें कौन सी नई बात? लेकिन अगर केवल 5 रहेगा तो केवल 5 से ही कटेगा। 2, 4, 6, 8 रहेगा तो केवल 2 से कटेगा। 0 रहेगा तो दोनों से कटेगा, 2 से भी और 5 से भी। क्लियर? ये विभाज्यता का नियम हो गया किसका? 2, 5, 10 वाला हो गया। अब बात करते हैं 3 और 9 का। तो 3 और 9 का नियम यह है कि जिस संख्या को चेक करना है उसका जितना भी डिजिट है उन सबको आपस में जोड़ लो। जैसे 4, 3, 7, 5, 12। अब जोड़ने के बाद जो आता है उसमें देखो कि 3 से या 9 से कटने वाला है कि नहीं। तो 12 3 से कट जाएगा, 9 से नहीं कटेगा। इसका मतलब यह है कि 435 3 से विभाजित होगा लेकिन 9 से विभाजित नहीं होगा। अगर कुछ दूसरा आ जाए, जैसे ये 6, 3, 9 और 9, 4, 13, एक और 5 ले लेते हैं, 18 हो जाएगा। 5, 4, 9, 3, 12, 6, 18। अब मान लो जोड़ने पर 18 आ गया तो ये 9 से भी कट जाएगा और 3 से तो कटेगा ही कटेगा। तो अंकों को जोड़ने पर
अगर उस संख्या में 3 से 9 से भाग लग जाता है तब समझ जाओ कि वो 3 से कटने वाला है, 9 से कटने वाला है। कहीं अंक को जोड़ते जोड़ते मान लो कि उसका 2 अंक में आ गया या 3 अंक में आ गया, हो सकता है ना, मान लो बहुत बड़ा नंबर हो। अब मान लो जैसे यहां से यहां तक हम जोड़ते हैं पूरे यहां तक 5 4 9 4 13 13 और 3 16 16 और 6 22, अभी भी छोटा ही है। मान लो अगर इतना बड़ा नंबर हो, जोड़ने में मान लो 48 86 87 ऐसे आ जाएगा, तो जब 2 अंक में आएगा तो उसको फिर एक बार और जोड़ लेंगे। जैसे मान लो यहाँ पे 12 आया था, यहाँ पे 4 3 7 यहाँ पे आया था ना, 4 3 7 5 12, तो 12 को एक बार और जोड़ लो, 1 जोड़ दो 3 हो जाएगा। अब तो एक अंक आ गया, तो सिंगल डिजिट में लाके भी अंतिम में चेक कर सकते हैं, इतना ये कारगर नियम है। जैसे यहाँ पे आपका आया था 18, 5 4 9 3 12 6 18, 18 को एक बार और जोड़ लो 9 आ जाएगा। 9 का पहाड़ा पढ़ते हैं ना, 9 का 9 9 दूनी 18 9 3 का 27, देखिए सब अंक जोड़ने पर 9 आता है। 8 1 9 7 2 9, यहाँ पे 3 और 6 9, 4 और 5 9, 5 4 9, 6 3 9, 7 2 9, 8 1 9 और 9 0 9। तो ये सब का सब अंक जो है जोड़ने पर 9 आता है। 3 का पहाड़ा पढ़िएगा, 3 का पहाड़ा, तो उसको जोड़ने पर या तो 3 आएगा या 9 आएगा। 3 9 में से ही आएगा, 3 के पहाड़ा में, 9 के पहाड़ा में 9 आता है। ठीक है, तो ये 3 और 9 के लिए हो गया अंकों का जोड़। 4 का क्या नियम है, तो जिस तरह से इनका नियम है कि अंतिम एक अंक चेक करना है, वैसे ही 4 का नियम होता है कि अंतिम 2 अंक चेक करना है, दाई और इकाई। जैसे यहाँ पे 36 है, अंतिम 2 अंक क्या है, 36 है। अंतिम 2 अंकों से बनी संख्या 36, यानी लास्ट 2 डिजिट नंबर चेक कीजिए 4 के लिए। 5 ये 8 के लिए अंतिम 3 अंक चेक करना है, लास्ट 3 डिजिट। थोड़ा सा कठिन है बट ऐसा हो जाएगा। 11 का थोड़ा सा अलग दुनिया है, 11 में आपको विशेष ध्यान देना पड़ेगा। जैसे मानिए कोई संख्या लिखा हुआ है 7 5 3 2 9 8, ऐसे चेक करना है कि 11 से कटने वाला है कि नहीं। तो ये पहला स्थान 7, फिर पहला के बाद तीसरा, तीसरा के बाद फिर ये 5वां, मतलब एक छोड़ छोड़ के 7 के बाद 3, 3 के बाद 9, 9 के बाद और कुछ नहीं है। इनको आपस में जोड़ लीजिए, ऐड कर लीजिए, तो 7 और 3 10, 10 और 9 19, 19 आ गया। फिर अब दूसरा वाला इवन प्लेस वाला, इसको जोड़िए, 5 और 2 7, 7 और 8 15, ये 15 आ गया। अब इन दोनों का डिफरेंस देखिए कितना आ रहा है। इसका डिफरेंस अगर 0 आ गया या 11 का मल्टीपल आ गया, गुणन, गुणज जिसको बोलते हैं, मल्टीपल क्या बोलते हैं, गुणज। तो 11 का अगर गुणज आ गया, मल्टीपल अगर आ गया, मल्टीपल यानी 11 के पहाड़ा वाला नंबर, तो वो 11 से कटेगा। अगर नहीं आया तो नहीं कटेगा, इसमें नहीं आया है 4 आ रहा है, नहीं कटेगा 11 से। ठीक है, अगर कटाना है तो इसको भी 19 करना पड़ेगा, तो 15 हो रहा है ना, तो 4 बढ़ाना, इसको 6 कर दो, इस 2 को 6 बना दो। अब क्या हो जाएगा, 5 6 11 8 19, ये भी 19 बन जाएगा। 19 19 0, अब कट जाएगा, 7 5 3 6 9, कटाओगे 11 से तो कट जाएगा, विभाजित हो जाएगा। तो ये डिविजिबिलिटी वाला रूल आपको याद रखना है, बार बार रिवाइज करते रहना है। अब आगे यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूला है, और इन फार्मूला से भी बहुत सारा फार्मूला बनाया जाता है, तो जहां जरूरत पड़ेगी वहां पे हम सीख लेंगे। फिलहाल आप इसको आप याद रखेंगे, ये तो सबको याद रहता है। a प्लस बी का होल स्क्वायर यानी कि a स्क्वायर प्लस 2ab, या पहले b स्क्वायर भी लिख सकते हैं और बाद में क्या हो जाएगा 2ab। a स्क्वायर मतलब कि ये तीनों चीज रहना चाहिए, a स्क्वायर b स्क्वायर 2ab ऐड में रहना चाहिए, जोड़ में रहना चाहिए, आगे पीछे से मतलब नहीं है। हाँ, माइनस वाला भी मतलब रहेगा, इसमें a स्क्वायर रहेगा, b स्क्वायर भी रहेगा, और माइनस में इसमें 2ab रहेगा। इसमें भी आप आगे पीछे कीजिए, बस 2ab को हमेशा माइनस में रखिए, काम बन जाएगा। a प्लस बी के होल क्यूब में क्या होता है, यहां पर आपका होता है a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab फिर इंटू a प्लस बी, ऐसे।
अब इसको फिर थोड़ा सा और एक्सपेंड कीजिएगा तो बन जाएगा a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर ऐसे। तो इस तरह से ये चार टर्म में होता है। माइनस वाला में सब ये माइनस हो जाएगा, यहाँ पे आपका हो जाएगा a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस 3ab फिर ब्रैकेट में a माइनस b, फिर इसको एक्सपेंड कीजिएगा आ जाएगा। ये इंपॉर्टेंट होता है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। इसका फॉर्मूला आपका होता है एक बार जोड़ दो एक बार घटा दो, यानी कि a प्लस b और इंटू a माइनस b। ये आपका बीच का जो ये जो दिया हुआ है a क्यूब माइनस b क्यूब a क्यूब प्लस b क्यूब, ये भी आपको याद रखना पड़ेगा, याद होगा भी। ये a क्यूब और माइनस b क्यूब जो होता है इसका फॉर्मूला होता है, मैं गुणनखंड वाला बता रहा हूं, a माइनस b और ब्रैकेट में a स्क्वायर प्लस ab, 2ab नहीं होगा ab और प्लस b स्क्वायर, ये होता है। या आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं, जैसे a प्लस a माइनस b के होल क्यूब से जो बाकी का जो दो फैक्टर बचेगा उसको आप घटा लीजिए तो खत्म हो जाएगा, तो केवल यही a क्यूब माइनस b क्यूब बचेगा, वहां से भी कर सकते हैं। a क्यूब प्लस b क्यूब का जो फॉर्मूला होता है इसमें ये प्लस में आ जाता है a प्लस b और यहाँ a भी माइनस में आता है, a स्क्वायर माइनस ab और प्लस b स्क्वायर। इसमें अक्सर लोग गलती करते हैं, आप नहीं करेंगे, ठीक है। ये हो गया दो इंपॉर्टेंट फार्मूला। अब यहाँ पे एक है तीन टर्म वाला फार्मूला, a प्लस b प्लस c का होल स्क्वायर, a प्लस b प्लस c का तीन टर्म का स्क्वायर हो। साइन जहां रहेगा प्लस माइनस हम रख करके सोल्व कर लेंगे, ये एक मेन याद रखना है। तो पहले तो तीनों का स्क्वायर होगा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर, और तब दो का ग्रुपिंग होगा, मतलब कि प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca, ऐसे इसका फार्मूला होता है। एक लास्ट ये सबसे जबरदस्त फार्मूला है, a क्यूब b क्यूब प्लस c क्यूब माइनस 3abc। इसका वैल्यू होता है a प्लस b प्लस c इंटू फिर यहाँ पे a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर और माइनस में होता है ab bc और ca, ये माइनस में होता है। इसी पर आधारित एक और फॉर्मूला होता है कि अगर a प्लस b प्लस c अगर जीरो हो जाए तो ये पूरा टर्म ही जीरो हो जाएगा, और उस कंडीशन में क्या होगा कि आपका a स्क्वायर b स्क्वायर और जो c स्क्वायर है वो ab bc ca के प्लस के बराबर होगा, और ये जो मेन फार्मूला जो होगा ये पूरा इधर क्या हो गया, सबका सब जीरो हो गया। तो ये जो मेन फार्मूला होता है ये सिर्फ 3abc हो जाता है, यानी पहले आपका a क्यूब b क्यूब c क्यूब माइनस 3abc इसके बराबर होगा। लेकिन अगर a प्लस b प्लस c जीरो हो गया तो सब जीरो हो जाएगा ना, जीरो से गुना करेंगे तो उस कंडीशन में a क्यूब b क्यूब c क्यूब और माइनस 3abc जीरो होगा। तो यहां से आपका एक नया फार्मूला यहाँ पे क्या बन जाएगा, यहाँ पे कि a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब, ये आपका सीधे इक्वल हो जाएगा 3abc के। क्यों? क्योंकि ये भी तो जीरो हो जाएगा और यही 3abc क्या होगा, राइट साइड चला जाएगा। तो a क्यूब b क्यूब c क्यूब जो होगा वो 3abc के बराबर होगा। कब? जब तीनों का जोड़ जीरो हो जाए तब। जैसे मानिए कहा जाए, जैसे मैं यहाँ पे एक एग्जांपल ले रहा हूं, जैसे मानिए कहा जाए कि 7 का पावर 3 प्लस 2 का पावर 3 फिर यहाँ पे कर दे माइनस 9 का पावर 3, ऐसे बताइए कितना होगा। 7 का पावर 3, 2 का पावर 3 और माइनस 9 का पावर 3 कितना होगा। अब लगेगा पावर 3 निकाल के जोड़ने घटाने, जो काम गड़बड़ा जाएगा। सिंपली सोचिए कि माइनस तो 9 अंदर जा ही सकता है, ये 7 है 2 है और माइनस 9 है, तो इनका जोड़ कितना हो रहा है, 0 हो रहा है। झट से आंसर क्या होगा, 3abc, मतलब 3 गुना 7 गुना 2 गुना माइनस 9। अब गुना करके लिख दीजिए, निगेटिव में आंसर आएगा। ठीक है, तो इस तरह से इस फार्मूला का हम लोग यूज कर सकते हैं।
बाकी जगहों पे अलजेब्रा में हम इसका यूज करेंगे। बहुत बार इनका यूज करके और सवाल पूछा जाता है। तो ये था कुछ नंबर सिस्टम से इंपॉर्टेंट चीज है। कुछ चीज और भी आप ध्यान में रखें, जैसे निरपेक्ष मान वाला होता है, उसको बोलते हैं निरपेक्ष मान। निरपेक्ष मान ये क्या होता है? निरपेक्ष मान बोलते हैं, यानी कि अंग्रेजी इसको बोलते हैं मॉडुलस। मॉडुलस कहा जाता है, या इसको एक और नाम दिया जाता है एब्सोल्यूट वैल्यू। एब्सोल्यूट वैल्यू ये कैसे लिखा जाएगा? तो ऐसे लिखा जाता है, मॉड के अंदर ये साइन है, दो समानांतर ऐसे लाइन लेते हैं, इसके अंदर में मान लो x लिख दिए, इसको मॉड x पढ़ते हैं शॉर्ट में, मॉड x या एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ x। इसका रूल ये है कि हमेशा पॉजिटिव ही मिलेगा या जीरो मिल सकता है, निगेटिव नहीं होगा, ये कभी निगेटिव नहीं होगा, माइनस में कभी आ नहीं सकता। जैसे -5 का अगर मॉड है तो सिर्फ ये 5 हो जाएगा, अगर 5 का मॉड है तो ये सिर्फ 5 हो जाएगा, 0 का मॉड है तो सिर्फ 0 होगा। तो अब यहां पे सवाल ये आता है कि अगर x - 5 का मॉड है तब क्या होगा? इसको कितना लिखे? तो x - 5 का जो मॉड है हम इसको -x - 5 भी लिख सकते हैं, या सिर्फ इसको x - 5 भी लिख सकते हैं, दोनों हो सकता है। फर्क सिर्फ इतना होगा कि x - 5 तब लिखा जाएगा जब x - 5 0 से बड़ा हो, मतलब धनात्मक हो, तब ऐसा लिखेंगे, और x - 5 जब ऋणात्मक होगा तब माइनस साइन लगाएंगे। जैसे यहां पे मॉड x का मतलब क्या होता है कि मॉड x का मतलब x तब होता है जब ये पॉजिटिव हो, इसका मतलब -x तब होता है जब ये निगेटिव हो, और इसका मतलब 0 तब होता है जब ये 0 हो। जैसे यहाँ -5 था तो हम इसको क्या कर सकते हैं, -5 अगर लिखा हुआ है मॉड में, चूंकि खुद माइनस है तो क्या करेंगे, माइनस और तब -5, तो ऑटोमेटिक 5 हो जाएगा। यानी अब चूंकि यहाँ x लिखा हुआ है तो हमें ये नहीं पता कि x क्या है, इसलिए पॉजिटिव अगर होगा तो वही उतार देंगे। इसका मतलब यही हुआ, अगर इसके अंदर में अगर पॉजिटिव है, प्लस वाला है, तो सेम टू सेम उतार दो। जैसे 5 है तो 5 लिख दो, अगर ये 0 है तो खुद 0 ही लिख दो, कोई सोचना ही नहीं है। अगर इसके अंदर में अगर माइनस वाला है तो ऊपर से एक और माइनस लगा दो। जैसे इसके अंदर में -5 था तो एक और माइनस डाल दिए तो क्या बन गया, 5 बन गया। मतलब इसका जो फाइनल रिजल्ट आएगा वो कभी भी निगेटिव नहीं आएगा। निरपेक्ष मान हमेशा नॉन निगेटिव होता है। क्या होता है? नॉन निगेटिव। नॉन निगेटिव होता है, यानी कि ये हमेशा अऋणात्मक होता है। क्या होगा? अऋणात्मक। ठीक है, तो ये कुछ बेसिक बातें थी, बेसिक जानकारियां थी जो हम लोगों ने पढ़ा सीखा। इसके अलावा और भी अगर कुछ जरूरत पड़ेगा, ऐसा नहीं कि नंबर सिस्टम में सारा चीज यही हो गया, नहीं, और भी बहुत सारा चीज है। जैसे दशमलव के बारे में कुछ विशेष बातें, रूट के बारे में, लॉग के बारे में, पावर के बारे में, ये सब अलग अलग टॉपिक में आपको बताया जाएगा। अब इसके बाद हम लोग कुछ एक्सरसाइज वाला सवाल बनाएंगे, यानी किस तरह के सवाल पूछे जाएंगे या पूछे जाते हैं, वो कुछ सवालों पर हम लोग अभ्यास करेंगे।